A very good morning to all of you dear student। बीएससी पाठ तृतीय अपनी क्लास चल रही है। अब तक हमारे 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम तीसरे यूनिट में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा यूनिट हमारा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कुछ मेटल्स है जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, उनके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में भी बात करेंगे और उसके साथ ही साथ है न्यूक्लियर केमिस्ट्री अर्थात नाभिकीय रसायन। आज हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लियस की बात बताऊं कि ये न्यूक्लियस क्या है। सबसे पहले लगभग 19वीं शताब्दी की शुरुआत में डाल्टन ने एक इंडिविजुअल परमाणु की परिकल्पना की थी, जिसको डाल्टन मॉडल नाम दिया गया था। डाल्टन ने की थी। उस समय उसने ये बताया था कि परमाणु एक खोखला गोला है और उसके बाद में धीरे धीरे समय अनुसार साइंटिस्ट ने अपने प्रैक्टिकल करते गए और बताते गए। और आफ्टर दैट कुछ दिनों के बाद में सर जे थॉमसन आए। उन्होंने कहा कि एटम का जो आप बता रहे हो गोला है वो खाली गोला नहीं है, उसके अंदर प्लम पुडिंग जैसे लड्डू होता है, उसके अंदर काले काले जो पार्टिकल्स होते हैं वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की भी बात कर ली। इसके बाद में सर रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने इस परमाणु के अंदर एक स्वर्ण पट्टिका के ऊपर अल्फा किरणों की बौछार की थी। स्वर्ण पट्टिका के ऊपर कौन सी किरणें थी? अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा क्या होता है? 2He4। इनकी उसके ऊपर बौछार की तो पता चला कि उसमें से काफ़ी सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसको पार कर जाते हैं, लेकिन 20,000 में से एक ऐसा पार्टिकल था जो उसको पार नहीं कर सकता, वो वापस आ जाता है। तो इसके आधार पे उनको ये पता चला कि परमाणु के सेंटर में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उसका नाम उन्होंने नाभिक दिया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन नाभिक है और नाभिक के अंदर कहीं पॉजिटिव चार्ज है। तो जे थॉमसन ने नाभिक का आविष्कार, नाभिक खोजा। उसके बाद में सर गोल्डस्टीन ने उसमें प्रोटॉन की खोज कर दी, और प्रोटॉन की खोज करने के बाद में कुछ दिन के बाद लगभग 1920वीं सदी आ गई, तो उसमें सर जेम्स चैडविक आए, जिन्होंने परमाणु के अंदर एक अन्य कण जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, न तो नेगेटिव होता न ही पॉजिटिव होता, अर्थात न्यूट्रॉन का भी खोज किया। तो परमाणु के अंदर पहले जब एक ही पार्टिकल बताया था किसने? डाल्टन ने, लेकिन उसके बाद पता चला कि वो सिंगल पार्टिकल नहीं है, वो एक खोखला गोला नहीं है, उसके अंदर कई प्रकार के मूलभूत कण भी प्रेजेंट है, अर्थात फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अलग अलग साइंटिस्ट ने उन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बताया। तो ये इसके एक न्यूक्लियस का एक इंट्रोडक्शन था। जनरली इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century, Dalton proposed theory individual atom, but by the end of the century, with the discovery of negatively charged electron, it becomes evident that atom is divisible and the electron is a fundamental particle of the atom. However, at the time, no information was available about the arrangement of electron and the nature and arrangement of positively charged particle required to maintain the neutrality of atom. After the discovery of nucleus by Rutherford, famous alpha particle scattering experiment, we discussed, हमने कुछ देर पहले इस बात को समझा है। The study of outer parts deal with the behavior and arrangement of electron, which explain the bonding of atom, chemical reaction and other process like spectrum. On the other hand, the nucleus, which is small central part of the atom, contains the whole of पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम, बट स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। क्या होता है पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकल जाना। जब कोई परमाणु होता है एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो जाता है। Although nuclear science had begun with the discovery of radioactivity by Becquerel, Becquerel था जिसने 1896 के अंदर, Becquerel ने 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज की। Becquerel हेनरी बैक्यूरेल बोलते हैं इसको।
हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में, कब 1896 में किसकी खोज की? रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल इन 1896. Hundreds of particles emitted by the nucleus have been identified. Nucleus can be transferred artificially. Consequently, one element can change to another, and other nuclei of the element or do not exist in nature have been synthesized. तो अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, कि इस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या है. स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का स्थायित्व. नाभिक का जो स्थायित्व है, नाभिक के अंदर उपस्थित कणों के पर निर्भर करता है. नाभिक के अंदर मूलभूत रूप से कौन कौन से प्रेजेंट है? नाइट्रोजन एंड प्रोटॉन. कौन कौन से हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित है. इन कणों के आधार पर नाभिक का अस्तित्व डिपेंड करता है. तो हम बात करेंगे N/P रेशो की, N और P रेशो की, कि ये N/P रेशो कितना होता है स्टेबिलिटी के लिए. न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो. रिकॉग्नाइजिंग न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एज द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस, हम जानते हैं इस बात को. देयर अराइज द वेरी इंपॉर्टेंट बट डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाउ इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस अचीव्ड. कैसे अचीव्ड, अर्थात कैसे नाभिक है वो स्टेबिलिटी को अचीव करता है, स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है. इफ इट इज कंपोज्ड ऑफ द uncharged neutron and charged proton, chiefly given the fact that electrostatic repulsion of the proton tends to disrupt the nucleus. What is the nature of focus that ensure such wonderful type of the stability? These सब ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे दिमाग में. Is the stability of nuclides related in some manner with the number of nucleus? तो इन सब के बारे में बात करें. अटेम्प्ट विल बी मेड टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द फॉलोइंग डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी एंड न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो. अब हम N/P रेशियो की ही बात करेंगे. सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. किसके ऊपर? ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या. एंड प्रोटॉन इन डिफरेंट स्टेबल न्यूक्लियस. In all the stable nuclei, the number of neutron is equal to or greater than the number of proton. ये एक इम्पोर्टेंट बात आ गई. किसी भी स्थायी न्यूक्लियाई के लिए, किसी भी स्थायी न्यूक्लियाई के स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए, कोई भी स्थायी नाभिक है उसके लिए न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो या तो किसके बराबर हो सकती है? या तो प्रोटॉन के बराबर हो या फिर प्रोटॉन से ज्यादा हो, लेकिन प्रोटॉन से कम नहीं होनी चाहिए. ये बात है स्टेबल न्यूक्लियस के लिए कि न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर इक्वल टू प्रोटॉन और ग्रेटर देन प्रोटॉन. यही बात थी N+, अर्थात एक रेशियो ही होना चाहिए. एक से थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है, एक से कम नहीं. एज ए रिजल्ट न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1. या तो एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है. फॉर कन्वेंस न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्राफ. ग्राफ के आधार पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द ग्राफ मे बी ड्रॉन इन टेकिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A to Z, प्रेजेंटिंग न्यूक्लियस एज कोऑर्डिनेट एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एबेसिया. The curve obtained by plotting the number of neutron against the number of proton. नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के आधार पर कर्व प्राप्त होता है. इन नेचुरली अकरिंग स्टेबल न्यूक्लियस. इस कर्व को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्री चार्ट कहते हैं. सिग्रे चार्ट.
ये क्या है, N/P रेशियो को शो करता है। क्या कर्व है, एक कर्व है जो N/P रेशियो के लिए है, जिसको हम लोग सिग्रेट चार्ट कहते हैं। चार्ट, ये T है, सिग्रेट चार्ट। अब ये कर्व हम लोग बनाते हैं कि ये सिग्रेट चार्ट है क्या। तो सिग्रेट चार्ट का तो हमें पता तो चल गया कि N और P या तो बराबर है या फिर N की वैल्यू P से थोड़ी सी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं जो N/P का जो रेशियो है वो या तो 1 है या फिर 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। और ये सिग्रेट चार्ट का कर्व जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बीच में बनाया जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये 0 है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है और ये 100 है। इसको हमने कह दिया Z, अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इधर हमारे क्या है, इधर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, A-Z, या A क्या है, मास नंबर, और Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो A में से Z निकल जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रह जाएगा। तो ये जो नंबर है ये कैसे आएंगे, ये है सिग्रेट चार्ट, ये है आइसोटॉन्स और ये है आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉन्स आइसोटॉप्स के बारे में आप लोग जानते भी हैं। आइसोटॉप तो वही होते हैं जिनके अंदर परमाणु की संख्या समान, प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। The security these charts reveal interesting relation between the stability of nuclei and the number of nucleus. Only certain combination of proton and neutron from stable nucleides. तो ये बातें थी कुछ जो N/P रेशियो के बारे में था। तो अब हम इसके लिए बात करते हैं। These number better known as मैजिक नंबर। कुछ मैजिक नंबर भी होते हैं जिनको हम लोग जानते हैं कि Z या N 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, ये जो है ये मैजिक नंबर है। ड्यू टू द एग्जिस्टेंस of more than one stable isotope for most of the elements, there may be more than one corresponding number of neutrons for a particular number of protons. That is, for one points on x-axis proton number, there will be the more than one point of the y-axis similar in case of stable isotope.
एसीटोन में जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में बी डिफरेंट इन डिफरेंट न्यूक्लियाई फॉर ए पर्टिकुलर न्यूट्रॉन नंबर। Consequently, these will be several points along z-axis which have equal height along y-axis. Thus, this curve appears like a belt. ये बेल्ट की तरह कर्व है। Since the number of neutron and proton in stable nuclei have been used in construction of this curve, this belt is known as stability belt. ये stability belt. In this diagram, broken line is drawn at an angle 45 degree. broken जो लाइन है वो 45 डिग्री के एंगल पर है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या क्या है, फॉर द लाइटर एलिमेंट, जो 20 से कम एलिमेंट है उनके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो क्लोज टू यूनिटी, लगभग यूनिटी के बराबर है। इन फैक्ट ऑफ द 18 न्यूक्लियाइड्स विद मास नंबर ऑफ थ्रू 20, there are 8 nuclei having equal number of neutrons and proton, 9 nuclei having a difference of the only one. When the number of protons is greater than 20, 20 से ज़्यादा वालों के लिए प्रोटॉन की संख्या अधिक, in the number of neutron increase rapidly and neutron proton ratio begins to increase, बढ़ेगा तो NPP N/P का रेशियो भी बढ़ेगा। in the heaviest stable nuclei जैसे लेड का है, लेड का परमाणु क्रमांक तो 82, परमाणु भार 208 है, और बिस्मथ का है 83 और 209। तो इसमें जो रेशियो है वो क्या है, 1.5:1, ये इसमें रेशियो है। इसमें जो n है वो डेड है, तो प्रोटॉन है वो 1 है, तो स्टेबल न्यूक्लियस तो ये है। तो इस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स और है। नेक्स्ट बात करें तो इन द ऑर्डर टू ओवरकम द इंक्रीज द रिपल्शन एंड टू मेंटेन स्टेबिलिटी द न्यूक्लियस मस्ट कंटेन द लार्ज proportion of neutrons, because the increase in number of neutrons increase the Nn and Np exchange, leading to increase in nuclear attraction energy which stabilize the nucleus. A steady, next बात करें थर्ड नंबर पॉइंट की, the steady stability belt indicates, ये थ्योरी की बात है इसलिए थोड़ा सा आप लोग पीडीएफ की सहायता से नोट सुना लेना। A study of stability belt indicates that most abundant isotope of an element, which is also its most stable isotope, is present near the center of the belt. Outside the range of the belt are invertibly radioactive. ये बेल्ट से बाहर की साइड की हैं, ये क्या है, रेडियोएक्टिव। टाइप ऑफ disintegration of nucleus is determined by N/P रेशियो। यदि N/P रेशियो अधिक है तो न्यूक्लियस की जो डिसइंटीग्रेट्स टू डिक्रीज N/P रेशियो, एंड कन्वर्सली इफ द N/P रेशियो इज लो देन डिसइंटीग्रेशन इज इंक्रीज द रेशियो। डिटेल आर इज द गिवन। क्या है डिटेल, यदि N/P रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, N/P रेशियो ज़्यादा है, हाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जब है तो न्यूक्लियस इंडिकेट्स हाई नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ज्यादा न्यूट्रॉन है प्रोटॉन की तुलना में। ऐसे न्यूक्लियस अटेम्प्ट टू अचीव द स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड हेंस N/P रेशियो। सच टाइप ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। क्या क्या है, बीटा पार्टिकल एमिशन। इस समय क्या होगा, या तो बीटा पार्टिकल का एमिशन करते हैं। अब कुछ कंडीशंस की बात करेंगे। N/P रेशियो जब लो होता है तो क्या होता है, हाई है तो क्या है। यदि N/P रेशियो इज वेरी हाई, ज्यादा है, तो क्या होगा, बीटा एमिशन। बीटा पार्टिकल को एमिट करेगा, ये लीजिए N1, इनमें से बीटा पार्टिकल को एमिट कर दीजिए। प्लस न्यूट्रिनो,
ये न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन नहीं है। Thus the number of protons increase and that of neutron decrease by 1 unit is such a disintegration. फॉर एग्जाम्पल जैसे बात हैं हम कार्बन के लिए n/p रेशो, कार्बन के लिए n/p रेशो कितना 6C14, ये कार्बन है, इसके लिए n/p रेशो कितना है, ये है 1.3, n/p रेशो 1.3। कैसे है, 8/6, ये n है और ये p है, तो ये 1.3। ड्यू टू विच इज रेडियो एक्टिव, ये क्या है, रेडियो एक्टिव। कार्बन डेटिंग मेथड के अंदर इसकी एज कैलकुलेट करने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये अनस्टेबल है, इट डिसइंटीग्रेट एमिटेड बीटा पार्टिकल। अब ये बीटा पार्टिकल को इसमें से निकाल दो। इन दिस प्रोसेस 1 न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक प्रोटॉन, एक न्यूक्लियोटाइड बना देगा ये नाइट्रोजन का। इज फाउंड व्हिच इज स्टेबल ड्यू टू n/p रेशियो। उसके बाद ये n/p रेशियो के अनुसार स्टेबल हो जाएगा। देखिए कैसे, अब हम इस चीज को ध्यान से देखेंगे। कार्बन जो है इसका जो 1 और कितना है, 8 और 6 है। 8 तो नाइट्रोजन न्यूट्रॉन है और 6 इसमें से प्रोटॉन। n/p रेशियो 1:3, 1.3, ठीक है। और ये अनस्टेबल है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। अब ये क्या करेगा, ये एमिशन कर दे किसका, एक पॉजिट्रॉन का। तो ये लीजिए, इसने एक एमिशन पॉजिट्रॉन का करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 नाइट्रोजन 14। और एमिशन किसका किया इसने, पॉजिट्रॉन का, पॉजिट्रॉन -1E0। ये पॉजिट्रॉन का इसमें से इसने एक, ये इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, बीटा पॉजिट्रॉन नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं बीटा पार्टिकल। एमिटिंग क्या किया इसने, बीटा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन नहीं है, बीटा पार्टिकल है। जैसे ये वाला बीटा पार्टिकल था, ये बीटा पार्टिकल इसमें से इसने ये दे दिया। और ये जो न्यूक्लियाइड था जो कि रेडियो एक्टिव था, रेडियो एक्टिव था, एक बीटा पार्टिकल को एमिट कर करके किस में चेंज हो गया, ये स्टेबल न्यूक्लियाइड में, किसका, नाइट्रोजन का। इसमें n कितना है 7 और p कितना है 7 और रेशो कितना आ गया 1, स्टेबल न्यूक्लियाइड में चेंज हो गया। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है क्योंकि इसके अंदर 1.3 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या, नाइट्रोजन की संख्या 14 है। अब यहाँ पर यदि हमने इसे एक बीटा पार्टिकल इसमें से निकल गया, बीटा पार्टिकल इसमें से निकल गया, तो इसमें से क्या बढ़ गया, इसमें प्रोटॉन बढ़ गया। प्रोटॉन बढ़ते इसमें क्या हो जाएगा 7 है, तो अब ये परमानेंट न्यूक्लियाइड हो गया, अर्थात इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इसमें न्यूट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल है, तो इनका रेशो कितना हो गया, 1 हो गया। अब बात करें सोडियम की, इसे एक प्रकार एग्जांपल है सोडियम का। सोडियम में कितना है 11 और ये 24, ये सोडियम है। सोडियम ये भी वही बात, एमिट कर दो एक बीटा पार्टिकल को, तो 24 और ये 12 और ये मैग्नीशियम। तो इसमें से एक प्रोटॉन बढ़ गया, कब बढ़ा, जब इसमें से एक पॉजिट्रॉन निकल गया, तो ये स्टेबल हो गया। आपने 12 तो क्या हो गया, इसमें प्रोटॉन हो गए और 12 ही न्यूट्रॉन हो गए, रेशो कितना हो गया 1। और यहाँ पर रेशो था 24, तो 24 में से कितना है 13 और 11 है, n कितना है 13 और p कितना है 11 है, तो 13/11 इक्वल्स टू 1.18 और ये है 1। ये तो था बीटा पार्टिकल का एमिशन। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन का भी एमिशन होता है, और न्यूट्रॉन के एमिशन होगा तो एक एग्जांपल ले लेते हैं न्यूट्रॉन के एमिशन का। न्यूट्रॉन एमिशन का एग्जांपल है ये 23Na11,
तो यहाँ पर n बाई पी रेशियो लगभग 1.1 है। n बाई पी कितना है 1.1। अब ये किसका एमिशन करे, ये एमिशन करे न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का जब ये एमिशन करेगा तो इसमें से 23, इसमें न्यूट्रॉन कितना है 12 है ना, 12 में से करेगा तो 22 रह गया, ये लीजिए। और किसका एमिशन किया इसने, न्यूट्रॉन का एमिशन किया। तो यहाँ पर पी बाई एन कितनी रेशियो है, एन पी कितना है 1। और अल्फा पार्टिकल का भी एमिशन ये कर सकता है। अल्फा पार्टिकल का एमिशन कैसे करेगा, अल्फा पार्टिकल एमिशन, अल्फा कितना 2He4 होता है अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल का एमिशन कर दीजिए। जैसे यूरेनियम है 92 पे होता है और 238 है, तो इसमें n बाई पी कितना है, इसमें जो n बाई पी है वो है 1.58 यूरेनियम। अब इसमें से क्या निकाल दे, इसमें से ये निकाल दे अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कौन सा है 2He4, तो 2 इसमें से निकाल देगा तो 90 हो गया। इसमें से 2 कम हो जाएगा तो ये थोरियम हो जाएगा, और 4 इसमें से 4 कम हो जाएगा तो 234 हो जाएगा। निकाला क्या इसने, एक हीलियम पार्टिकल। ये लीजिए, तो यहां पर ये वैल्यू कितनी होगी 1.60 इंक्रीज होगी। तो अल्फा पार्टिकल में क्या होगा, n बाई पी रेशियो स्मॉल, then the nucleus unit alpha particle which is helium nuclei, the loss of an alpha particle decrease mass as well as positive charge and increase by n by p ratio। तो इसी प्रकार पॉजिटिव पार्टिकल्स भी इंक्रीज होता है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी होता है। पॉजिटिव पार्टिकल होगा तो पॉजिटिव प्रोटॉन्स है उसमें न्यूट्रॉन चेंज हो जाएगा। एक और मैं एग्जांपल पॉजिटिव पार्टिकल्स का भी बता देता हूं। कभी कभार पूछ लेते हैं पॉजिटिव पार्टिकल एमिशन। पॉजिटिव पार्टिकल एमिशन में कैसे होगा, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन है पॉजिटिव पार्टिकल को एमिट करके किस में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, इसमें चेंज हो जाएगा। कैसे, ये 1H1 ये प्रोटॉन है, हम इसको प्रोटॉन कहते हैं, चेंज इसमें न्यूट्रॉन में, ओके, पॉजिट्रॉन में, ये पॉजिट्रॉन है, और एक है न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो है, इसमें चेंज हो गया। तो जैसे 6C कार्बन था, ये 6C11, अब इसमें से न्यूट्रॉन एमिशन करवा दो तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, न्यूट्रॉन निकल गया तो ये कितना हो गया, इसमें से करेंगे तो यहां पे 5 बोरॉन 11 और पॉजिट्रॉन, तो यहां पे तो 0.83 है और यहां पर है 1.2 n बाई पी रेशियो। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये बात नई टर्म आई है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या है, इन सम न्यूक्लियर इन विच द n by p रेशियो इज लो रेशियो ऑफ n by p, n और p का रेशियो कम है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन टेक्स प्लेस बाय कैप्चरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नियरेस्ट शेल, के सेल। अब के का मतलब कौन सा है,
के सेल्स हैं, जैसे परमाणु के अंदर के एलिमेंट सेल होते हैं, तो ये जो के सेल है ना, नियरेस्ट सेल के, वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के कैप्चर कर सकते हैं के सेल इंस्टेड ऑफ पॉजिट्रॉन एमिशन। द इलेक्ट्रॉन रेडिली कंबाइंस विद द प्रोटॉन टू गिव न्यूट्रॉन। इस प्रकार से 1s1 और पॉजिट्रॉन ये लीजिए -1e0, ये पॉजिट्रॉन, तो चेंज किस में हो गया, न्यूट्रॉन में, और प्लस में न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो है। तो एग्जाम्पल एक जैसे आयरन का ले लो, आयरन का कितना है 26 और ये 56, 55। पॉजिट्रॉन की इस पर डाल दो, ये लीजिए पॉजिट्रॉन -e0, तो क्या हो गया 25 मैंगनीज और 55। इसी प्रकार से आगे हम करते चले जा सकते हैं। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन के अंदर भी कुछ भी नहीं, सिंपल सा ही मैटर है। आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन रिलेशन, वो तो हमें पता है ना, E बराबर mc², यही है आइंस्टीन और मास। आइंस्टीन ने बताया था मास और एनर्जी का रिलेशन, तो इसको हम लोग आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन कहते हैं। कुछ थ्योरी है, आप लोग नोट्स बना लेना। All the proton and neutrons of an atom are assembled extremely small space in nucleus. Mutual repulsion between protons separated by such small distance would be fantastic, and the nuclei would be highly unstable system unless energy is emitted. The process of synthesizing a nucleus from its constituent nucleons, so that the nucleons, even if they have similar charge, may bind each other to give a stable nucleus. This energy is known as nuclear binding energy. This loss of energy from the system also results in the loss of mass. In the nuclear system, the mass loss is considerable and is known as mass defect. Important बात है कि ये mass defect क्या है? This mass, जो कोई mass loss होता है, द्रव्यमान कम होता है, इसको हम लोग mass defect कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, द मास लॉस इन द सिंथेसिस ऑफ आयरन 56 न्यूक्लियर इज अबाउट 1%। जब आयरन 56 कोई न्यूक्लियर बनता है तो इसमें मास का जो डिफेक्ट है वो 1% होता है। एल्बर्ट आइंस्टीन सजेस्टेड दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। ही गिव रिलेशनशिप इन 1905, 1905 में इन्होंने रिलेशनशिप दी थी जो E बराबर mc² है। तो ये E बराबर mc² है, इसके आगे इससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हैं जो आप लोग एग्जाम्पल सहित कीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल सहित PDF भेज दूंगा, इसकी सहायता से आप लोग इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है रेडियो एक्टिविटी एंड टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिव टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी को पहले समझना जरूरी है कि रेडियो एक्टिविटी है क्या। रेडियो एक्टिविटी की सबसे पहले जो खोज है ना वो तो हेनरी बैक्वेरेल ने की थी, जो हमने पहले पढ़ी। हेनरी बैक्वेरेल ने देखा था कि कुछ ऐसे नाभिक होते हैं जो लगातार अपने रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं, और वो कब तक एमिट करेंगे, वो एमिट जब तक करेंगे जब तक उनका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं बदल जाता, अर्थात तो स्थायी नाभिक में जब तक चेंज नहीं होता जब तक वो रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं। तो इस प्रकार से रेडिएशंस जो एमिट होगी और एक स्थायी न्यूक्लियस बनेगा, इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिव इन प्रकार के एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिव भी कहते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम रेडियो एक्टिविटी की। आप लोग बने रहें और केमिस्ट्री को पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, असाइनमेंट भी बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।